जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, वीकेंड आ चुका है और कुछ वीकेंड से मैं आप लोगों को एनपीएस का वीडियो नहीं ला पाया था। उसकी वजह ये थी कि मैं अपने एनपीएस अकाउंट का पासवर्ड भूल गया था और पासवर्ड मेरे कंप्यूटर में सेव था। और मैं इतना आलसी था कि मैंने अपना कंप्यूटर खोला नहीं और उसमें से पासवर्ड ढूंढा नहीं। लेकिन आज मैंने अपना आलस को त्यागते हुए अपना लैपटॉप खोल दिया है और उसमें से एनपीएस का पासवर्ड आइडेंटिफाई कर लिया है। तो दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा एनपीएस पोर्टफोलियो जो है वो ऑटो एग्रेसिव चॉइस है, यानी कि 70-75% मेरा इक्विटी में जाता है। और इस पर एक नया अपडेट भी आ गया है कि अब आप लोग जो है एनपीएस में 100% इक्विटी में भी पैसा डाल सकते हैं। प्लस ये शायद प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए है। और एक अपडेट ये भी है कि आप एक प्रपोज़ल ये भी जा रहा है कि जो 60% विड्रॉ होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और 40% एन्युटी में जाएगा, उसको बढ़ाकर 80% विड्रॉल और 20% एन्युटी में जाएगा। ऐसा प्रपोज़ल है। आई थिंक ऐसा प्रपोज़ल हो जाता है तो दैट विल बी वेल एंड गुड, और नहीं भी होता है तो भी वेल एंड गुड, क्योंकि अपना तो टैक्स बच ही रहा है और जो टैक्स बच रहा है वही पैसा एन्युटी में जाएगा, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक प्रपोज़ल है, अभी इस पर कमेटी बैठेगी, वो अपना निर्णय सुनाएगी। ये मैंने सुना था कुछ दिन पहले, आई डोंट नो कि अब तक कमेटी बैठ गई है नहीं। लेकिन जो मेन आजकल मेन मुद्दा जो एनपीएस में आ रहा है वो है कि 100% इक्विटी का ऑप्शन दिया जा रहा है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिया जा रहा है। गवर्नमेंट के पास आई थिंक ये ऑप्शन नहीं है। तो सरकार को ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि जो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं वो ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं और सरकारी एम्प्लॉय इतना जोखिम नहीं ले सकते। सरकार का ऐसा मानना है। सरकार, मैंने देखा, हमेशा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करती है अपने बच्चों की तरह, और सरकारी एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करती है अपने बच्चों की तरह, और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करती है एकदम सौतेले बच्चों की तरह। तो ये सौतेला व्यवहार जो हमारे साथ हो रहा है भारत सरकार द्वारा, इसके बारे में मैं स्पेशली जानना चाहूँगा। अगर आपको कोई समझ है कि सरकार सौतेला व्यवहार क्यों करती है प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के साथ, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मेरा स्कीम 1 में 47% है, स्कीम 2 में 17%, स्कीम 3 में 36%। मेरी वैल्यू जो एनपीएस अकाउंट में पैसा पड़ा है वो 6,97,375 रुपीज़ और 94 पैसा है। अब तक मैं यहाँ पे 49 कॉन्ट्रीब्यूशंस कर चुका हूँ, इंक्लूडिंग जो मेरा मैनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो, प्लस मेरा जो मंथली कटता है वो। और 5,71,852 रुपये 60 पैसे का मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और मेरा जो नोशनल गेन चल रहा है वो है 1,25,523 रुपये 34 पैसे, और लगभग 9% का रिटर्न है। मार्केट रिकवर करेगा तो ये 10, 11, 12 तक मैंने देखा हुआ है, तो एक बार रिकवरी होगी मार्केट में तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने 2 वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर दिए थे अप्रैल में ही, क्योंकि अप्रैल में मार्केट डाउन थी, तो मैंने सोचा कि डाउन मार्केट में ही कंट्रीब्यूशन कर देना बेहतर है। आई थिंक उस वक्त मार्केट अराउंड 23,500 पे थी जब मैंने कर दिया था ये कंट्रीब्यूशन। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे मंथली 7,618 रुपये, 7,771 रुपये करके मंथली कंट्रीब्यूशन जो है मेरा एम्प्लॉयर वहाँ पे डालता रहता है। तो एम्प्लॉयर डालता है, इसका मतलब है कि एम्प्लॉयर ये पैसे मेरे अकाउंट से, मेरी सैलरी से हटा देता है, गायब कर देता है, और एज अ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इसमें दिखाता है। तो मेरे को टैक्स बेनिफिट भी होता है 30% उधर, प्लस ये पैसा यहाँ पे 10-12% का लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी कमाएगा। तो 42% का मेरा रिटर्न पे लग जाता है ये मामला। और जिस तरीके से आपको म्यूचुअल फंड में एनएवी मिलती है, उसी तरीके से एनपीएस अकाउंट में भी एनएवी मिलती है। तो सेम टू सेम है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया हुआ है कि किस तरीके से मैं 1 करोड़ का कॉर्पस टारगेट कर रहा हूँ अपने एनपीएस पोर्टफोलियो में भी। जबकि कई लोगों को इस पर डाउट है कि आप एनपीएस पोर्टफोलियो में 1 करोड़ रुपया कैसे बनाओगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर जाओगे, प्रीवियस वीडियोस देखोगे, तो वहाँ पे मैंने पूरी कैलकुलेशन के साथ ये चीज़ समझा रखी है कि मैं किस तरीके से 1 करोड़ जो है कमाने वाला हूँ अपने एनपीएस पोर्टफोलियो से ही, बशर्ते कि आप पूरा 60 साल तक जॉब करते हैं और हर महीने आपके अकाउंट से एनपीएस में कंट्रीब्यूशन जाता है। अब कई लोग पूछेंगे, भैया जो ये 100% इक्विटी का ऑप्शन आ रहा है तो क्या आप उसे एक्सरसाइज करना चाहोगे? नहीं भैया, मैं 100% इक्विटी नहीं लेना चाहूँगा एनपीएस में। तो मेरा गवर्नमेंट
बॉन्ड्स, डेट, सिक्योरिटीज़, मतलब डेट में जो पैसा लगा हुआ है इसमें 20-25-30% उसको डेट में लगे रहने दूंगा, क्योंकि मैं हर जगह पूरा जोखिम नहीं लेना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे एफडी का जो पैसा है वो सुरक्षित रहे, मेरे सेविंग्स अकाउंट का जो पैसा है वो सुरक्षित रहे, मेरा पीएफ का जो पैसा है वो सुरक्षित रहे, मेरे एनपीएस सेमी सुरक्षित रहे क्योंकि इसमें 75% तक इक्विटी है और 25-30% के करीब डेट है। बाकी जो जोखिम हुआ है वो मैं म्यूचुअल फंड्स में लेता हूँ, इसीलिए आपने देखा कि म्यूचुअल फंड में मैं फुल इक्विटी पे जाता हूँ, 100% इक्विटी, और वहाँ पे मैं फुल थ्रॉटल पूरा पैडल दबा के पूरा खतरा पूरा जोखिम लेता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पर मैं जोखिम लेता हूँ वहाँ मैं पूरा जोखिम लेता हूँ, और जहाँ पे मैं सेफ़ खेलता हूँ मैं पूरा सेफ़ खेलता हूँ। मैं एफडी में पूरा सेफ़ खेल रहा हूँ, मैं सेविंग्स अकाउंट में पूरा सेफ़ खेल रहा हूँ, मेरे पीएफ में पूरा सेफ़ है। एफडी का रिटर्न आपको पता है 7% है, सेविंग्स अकाउंट का आपको पता है 3.5-4% है, और पीएफ का आपको पता है 8% है। एनपीएस का ऑन एन एवरेज 11-12% रहेगा। तो एफडी, सेविंग्स अकाउंट और आपका पीएफ, यहाँ पे तो मैं बिल्कुल सेफ़ खेल रहा हूँ, कोई इसमें रिस्क है ही नहीं। उसके बाद थोड़ा 50-50 रिस्क इसमें है एनपीएस में, क्योंकि ये इसमें थोड़ा 25-30% डेट होता है। बाकी मैं पूरा रिस्क लेता हूँ म्यूचुअल फंड में, जो मैं आपको वीडियो दिखाते रहता हूँ। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी है। तो कई लोग बोल रहे थे कि क्या आप एनपीएस में भी 100% इक्विटी करोगे? नहीं, मैं एनपीएस में 100% इक्विटी नहीं करूँगा, भले ही वहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ बनाने के चांसेस मुझसे छूट जाए, लेकिन फिर भी मैं उस पर 100% इक्विटी नहीं करूँगा। हाँ, मुझे जो पैसा वहाँ पे डालकर 100% इक्विटी करना है, जोखिम लेना, वो जोखिम मैं म्यूचुअल फंड्स में ले लूँगा। फुल 100% इक्विटी वहाँ पे तो है ही और वहीं पे रहेगी। तो दोस्तों आई थिंक ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ पर बन रहा है मेरे एनपीएस पोर्टफोलियो में, और ये पोर्टफोलियो लगभग 4-4.5 साल पुराना है। और इनिशियली इस पोर्टफोलियो में मैंने एग्रेसिव इंटेंट नहीं चुना था, लगभग 1-1.5 साल पहले ही मैं एग्रेसिव आया हूँ। उससे पहले ये 2.5-3 साल तक एकदम लो रिटर्न वाले पे मैंने लगाया हुआ था, लो रिस्क पे लगाया हुआ था। तो लो रिस्क में तो बहुत ही कम रिटर्न बन रहा था, 6% के आसपास, 6-6.5। तो फिर मैंने इसको एग्रेसिव किया, तो तब जाके थोड़ा ऊपर आया 8-9%, और बीच में ये मार्केट जब थोड़ा ऊपर थी तो 11-12% तक भी पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद मार्केट में करेक्शन आया तो उसके हिसाब से ये भी नीचे आ गया। लेकिन आई एम श्योर जब मार्केट फुली रिकवर करेगी दोबारा 11-12% पे चला जाएगा। लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल जो रिटर्न होते हैं वो एनपीएस पोर्टफोलियो में हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि 11-12% के आसपास रहते हैं। मैं बस उतना ही टारगेट कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं टारगेट भी नहीं कर रहा हूँ अपने एनपीएस पोर्टफोलियो में। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं इस वीडियो में। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम पर आपको प्रोडक्ट कोड, व्यू कोड ऐसा कुछ दिखेगा, उसके अंदर आप जाएंगे तो फ्लिपकार्ट के लिंक्स हैं। वहाँ पे मैंने कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड बुक्स वगैरह दे रखी हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो बुक्स छोड़कर आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से। जैसा कि आपको पता ही है कि ये दशहरा दिवाली का पीरियड है और सारी अच्छी स्कीम्स और ऑफर्स फ्लिपकार्ट पे निकले हुए हैं, तो आपको वहाँ से जो भी लेना है ले सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे लिंक के थ्रू कुछ भी बाइंग शॉपिंग करते हैं तो आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको उतना ही ऑफ़र्स, उतने ही कैशबैक जितने नॉर्मल मिलते हैं, सारे कैशबैक ऑफ़र्स अब आपको मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।